ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत आज एक ऐसे सवाल से मैं करना चाहती हूं जो सवाल हमारे बीमार सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार इसकी सेहत में सुधार कब होगा, ये बीमार सिस्टम कब ठीक होगा, हमारा नकारा सिस्टम कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। क्या सिस्टम ने ठान लिया कि वो हर बार किसी हादसे के बाद जागेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि हमारा सिस्टम जानलेवा बार बार साबित हो रहा है। इसके लापरवाह रवैये की वजह से लोगों की जान जा रही है। सूरजकुंड मेले में झूला टूटा, दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की जान चली गई। ये हादसे बता रहे हैं हमारा सिस्टम संकट दूर करने की बजाय संकट की वजह बन रहा है। हम तो काम कर रहे थे, बाकी हमने ऐसे देखा तो उसको लटके हुए, जैसे आवाज आई और ऐसे एक साइड को लटके हुए देखा। तो पूरा पुलिस प्रशासन था वहाँ पर मौजूद था सारा, तो बहुतों को उतारा भी, लेकिन अचानक से दूसरी साइड से भी नीचे गिर गया। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में चलता झूला टूट जाता है, 12 लोग जख्मी होते हैं, एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। राजस्थान के कोटा में निर्माणाधीन इमारत गिर जाती है, 2 छात्रों की मौत हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में गड्ढे में बाइक सवार गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। नोएडा में निर्माणाधीन प्लॉट के बेसमेंट में खोदे पानी से भरे गड्ढे में कार सवार गिर जाता है, उसकी डूबने से मौत हो जाती है। जानते हैं इन चारों हादसों में वो चीज क्या है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? वो है हमारा बीमार सिस्टम, जिसकी लापरवाही के कारण ये हादसे हुए। सूरजकुंड मेले में हर साल भारी भीड़ जुटती है, देश भर से लोग इस मेले का गवाह बनने पहुंचते हैं। उसी मशहूर सूरजकुंड मेले में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मेले में मातम और खौफ पसर गया। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ सूरजकुंड मेले में आए थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई सन्न रह गया। झूला अचानक एक तरफ से टूटकर गिर गया। झूले पर 26 लोग बैठे हुए थे। यहाँ मौजूद लोग बचाने के लिए आगे बढ़े, तभी झूले का दूसरा हिस्सा भी टूट गया। जो लोग बचाने के लिए पहुंचे थे वो इसकी चपेट में आ गए। हादसे में पलवल जिले के चांदहट थाने के एसएचओ जगदीश प्रसाद की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी और बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया। एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में, और ये वही जगह है जहां पर 7 फरवरी को शाम 6:15 पर एक सुनामी नाम का झूला अचानक टूटता है और उसमें 26 लोग सवार होते हैं। उन 26 लोग जो सवार थे उसमें से 13 लोगों के काफ़ी ज़्यादा उसमें घायल होते हैं। जिस तरीके से वो टूट के एकदम नीचे गिरता है। जो मौके पर जगदीश प्रसाद जो इंस्पेक्टर हैं, जो पलवल में पोस्टेड थे, वो यहाँ पर आ रखे थे। वो यहाँ पर आते हैं और जैसा हमने आपको बताया कि लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर देखिए दूसरी साइड का जो झूला था, जो यहाँ लगा हुआ था, वो अचानक नीचे गिरता है, उनके सर पे लगता है, जिसके बाद जगदीश प्रसाद की मौत हो जाती है। जगदीश प्रसाद मूल रूप से यूपी के मथुरा के गांव टेगर के रहने वाले थे। 1889 में हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती हुए और इसी साल 31 मार्च को उनकी रिटायरमेंट थी। नवंबर 2025 में उनको चांदहट में थाना इंचार्ज बनाया गया था। उनके एक लड़का और 2 लड़की है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से शहीद ही कहेंगे, हम भी शहीद हुए हैं। न्याप सिंह सैनी जी की सरकार से हम तो यही वो करेंगे कि भाई उन्होंने इतना यानी कि सबके लिए करा है,
तो जो शहीद हुए हैं उनके लिए तो करना ही चाहिए उनको कुछ ना कुछ। अब सवाल ये है, हादसा हुआ कैसे? इस हादसे के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? क्या यह हादसा टाला जा सकता था? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए इस मामले में अब तक क्या एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद शाकिर और नितेश को गिरफ्तार किया है। ये दोनों झूलों का मेंटेनेंस देखते थे। जो भी इसमें दोषी पाया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इसमें जो हमारी कमेटी बनी है जैसे उसकी फाइंडिंग आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी जो एसआईटी का गठन कर दिया है जिसके हेड वरुण दहिया एसीपी हैं और उसके जांच में आगे जो भी जिसका भी लोप्स होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे ने एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही सामने ला दी है। वो नकारापन सामने ला दिया है जो इंसानों की बलि ले लेता है और हर बार किसी हादसे के बाद ही जागता है। उसके बाद जो करता है वही अब कर रहा है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी बना दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला वहाँ चल रहा है। वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच के आदेश दिए हैं कि इस सारे की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है। लेकिन सवाल ये है, ये हादसा हुआ ही क्यों? जब हर सुबह झूलों की जांच होती है तो पता क्यों नहीं चला झूला कमजोर हो चुका है, कभी भी टूट सकता है। जानते हैं हादसा क्यों हुआ? ये सिस्टम नाकारा है। वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाता। अगर निभाता तो ये हादसा नहीं होता, ये लोग आज अस्पताल में नहीं होते। वजन के कारण वो झूला दूसरा टूटा तब ज्यादा चोट लगी लोगों को। आप उसमें मौके पर मौजूद थे? हम वहीं पे थे। आपके सामने हादसा हुआ है? हाँ, मेरे सामने हादसा हुआ था। आपको कहाँ इंजरी हुई है? मेरे को पसली है 2। हाँ, उसमें दिक्कत आई? हाँ, उसमें। हम तो अपने स्टॉल पे काम कर रहे थे, जब गिरने की आवाज़ आई तो हम भागे, देखा तो हमें झूला गिरा हुआ था। तो लोगों को सामान उतारने के चक्कर में, हेल्प के चक्कर में हम गए थे चढ़ने। लोगों को उतारते समय वो दूसरा जो रह गया था ना वो गिरा, वो हम उसकी चपेट में आ गए, मेरे पैर में लगी हुई है। एक बार टेंडर जारी हो जाने के बाद सिस्टम को लगता है उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उधर जिनको टेंडर मिलता वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हैं। जाहिर है कल सुबह झूले की जांच के दौरान लापरवाही बरती गई। पूरा पुलिस प्रशासन था वहाँ पर मौजूद था सारा। मतलब बहुतों को उतारा भी, लेकिन अचानक से दूसरी साइड से भी नीचे गिर गया। बहुत पब्लिक हो गई थी, क्रेज इतना हो गया था पब्लिक का कि कुछ देख ही नहीं पाए। एम्बुलेंस आई, तुरंत उनको लेके चले गए। क्या रोज जो है वो इसका इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है? झूले डेली होता है इंस्पेक्शन, तो सारे झूलों का मतलब जांच वगैरह की जाती है कि ठीक है? सारी जांच होती है झूलों की, डेली होती है जांच। फिर ये हादसा हो गया जी। अब इस चीज के लिए क्या कर सकते? एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, आम आदमी की जान जा रही है। ऐसे में सवाल उन पर है जिनकी जिम्मेदारी हादसों को रोकने की है। फरीदाबाद के मेले में जिस तरह से झूला टूटा, इंतजाम को लेकर गंभीर सवाल हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। एक पुलिस वाले की जान चली गई, 12 लोग जख्मी हो गए और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं परमात्मा की कृपा थी, बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो क्या सब कुछ भगवान भरोसे है? अगर सब कुछ भगवान भरोसे है तो मंत्री जी आपका सिस्टम किस लिए है? हादसों के बाद बयानबाजी और लीपापोती करने के लिए? देश में सिस्टम की लापरवाही की वजह से होने वाले हादसों की सीरीज यहां खत्म नहीं होती है। सिस्टम की लापरवाही ने राजस्थान के कोटा में 2 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक छात्र और दूसरा गुब्बारा बेचने वाला एक बच्चा था। देश में कोचिंग के लिए मशहूर है राजस्थान का कोटा शहर। यहां एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग गिर गई। जवाहर थाना इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से मलबे में कई लोग दबे। जानते हैं यह हादसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इमारत बन रही थी तो उसकी कमियों को देखने की बजाय सिस्टम सो रहा था।
कोटा के ओपरा हॉस्पिटल रोड पर बिल्डिंग में मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा था। हादसे के कारण यहां मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए। इमारत के गिरने के साथ ही यहां चीख पुकार मच गई। घटना के समय रेस्टोरेंट में कई ग्राहक और स्टाफ मौजूद था। जानकारी के मुताबिक इमारत के गिरते ही तेज आवाज हुई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिस टाइम पे सर मैं चाय बना रहा था, उस टाइम पे 2-3 पत्थर आके मेरी दुकान पे आके गिरे, तो मैंने बाहर आके देखा तो ये बिल्डिंग गिरने वाली थी। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला जिसमें अपनी जान बचा के मैं भागा जितना हो सका। सर मेरी ये चाय की दुकान थी, जो पूरी बिल्डिंग मेरी दुकान के ऊपर आके गिरी, और मैं सिर्फ यहीं पर ही था। मेरे पापा भी यहीं पर ही बैठे, तो उस टाइम पे जस्ट बाहर ही निकले हुए थे, तो उनकी भी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। प्रेजेंट टाइम में मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं था। इस बीच हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि 3 मंजिला इमारत निर्माणाधीन थी। 2 मंजिल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। अंदर कुछ हिस्सों में काम जारी था। इमारत में ड्रिल मशीन, हैमर चल रहे थे, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो रहा था और यही हादसे की वजह बना। कैफे फूड आउटलेट एक चल रहा था यहाँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड से देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर से सुलग रहा है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जो अंकिता को इंसाफ दिलाने वालों को परेशान कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने आज पूरे राज्य से प्रदर्शनकारी राजधानी देहरादून में जुटे। 40 से ज्यादा संगठनों ने परेड ग्राउंड में महापंचायत की है और 5 प्रस्ताव पेश किए गए। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर चुकी। भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों की टुकड़ियों ने आज राजधानी देहरादून में कूच किया। देहरादून के जिस परेड ग्राउंड से सीएम धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, आज उसी मैदान पर प्रदर्शनकारियों के हाथों में धामी सरकार के खिलाफ बैनर थे, जिनमें लिखा था धामी सरकार ने ठाना है, वीआईपी को बचाना है, और सामने मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में वीआईपी लिखकर प्रश्न चिन्ह चस्पा किया हुआ था। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का सवाल ही वो बड़ा मुद्दा है जिसने सीबीआई जांच के बावजूद धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस जांच के पीछे ना तो सत्य दिखाई देता है, न संकल्प दिखाई देता है। आज अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तो उत्तराखंड की किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। अंकिता भंडारी का जो बड़ा केस हुआ है, हर जगह हमारे उत्तराखंड का शर्मसार बात है। पूर्व न्यायाधीश की जांच होनी चाहिए, एक न्यायाधीश की कमेटी बनानी चाहिए। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर देहरादून के परेड ग्राउंड में ये महापंचायत हुई, जिसमें 40 से ज्यादा राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। प्रशासन की तरफ से भी जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। रैली की अनुमति न मिलने के बावजूद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे। महापंचायत में कई प्रस्ताव रखे गए, जैसे अंकिता के माता पिता द्वारा सीएम को सौंपे गए पत्र को ही सीबीआई जांच के लिए शिकायती पत्र माना जाए। ऋषिकेश थाने में दर्ज एफआईआर के तहत ही आरोपित वीआईपी और सबूत मिटाने वालों को केंद्र में रखकर ही आगे की जांच करवाई जाए। जिन नेताओं का नाम वीआईपी के तौर पर आया है, उन्हें पद से हटाया जाए। 15 दिन में हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा हो। दरअसल पिछले साल के आखिर में अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की एंट्री हुई थी, जिससे 3 साल पुराना मुद्दा फिर से ज्वलंत हो गया। भारी जन विद्रोह और विपक्ष के दबाव के बाद 9 जनवरी को सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन मुद्दा तब फिर सुलग गया जब सीबीआई ने सामाजिक कार्यकर्ता अनिल जोशी की एफआईआर को आधार बनाकर कार्रवाई शुरू की। सीबीआई की जांच का जो आधार बनाया जा रहा है, जिस कंप्लेंट को बनाया जा रहा है, उसके कंप्लेनेंट की जो लोकट स्टैंडाई है, उसको लेकर के ये गंभीर संदेह है। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई जांच जो यूं भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं हो रही है, जो असली तत्व है जांच का वो गायब है। अंकिता भंडारी बहन के प्रकरण में उनके माता पिता ने जो डिमांड की थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया और सीबीआई की जांच चल रही है। अब मुझे लगता है ये दल अंकिता के नाम पर कोई राजनीति करना चाहते हैं। सीबीआई जांच की सिफारिश से ठीक 2 दिन पहले 7 जनवरी को सीएम धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी, न्याय का भरोसा दिया था। आज अंकिता के माता पिता महापंचायत में शामिल हुए, जहां से उन्होंने ऐलान किया कि इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रहने वाली है। तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ,
लेकिन मैं ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? जिस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देवभूमि एक बार फिर आक्रोशित, उस केस को भी जान लीजिए। अंकिता का शव ऋषिकेश में नहर से 24 सितंबर 2022 को बरामद हुआ था। 18 सितंबर 2022 से अंकिता उस रिजॉर्ट से गायब हो गई थी जहां वो काम करती थी। जांच में ये बात सामने आई कि मारपीट के बाद धक्का देकर अंकिता को मारा गया। पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट ने इस केस में उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ पिछले साल दिसंबर महीने में तब आया जब सोशल मीडिया में कथित वीआईपी को लेकर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। दावा किया गया कि बीजेपी के एक बड़े नेता के पास जाने से मना करने के बाद अंकिता की हत्या की गई थी। अंकिता हत्याकांड बीजेपी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना निकाय चुनाव प्रचार में जुटे हैं। शहर शहर पहुंचकर ओवैसी जलसाए आम कर मजलिस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। निकाय चुनाव में ओवैसी की ये जो तकरीरें हैं, उनके भविष्य की सियासत की रूपरेखा भी खींच रही हैं। बिहार और महाराष्ट्र के नतीजों से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब उत्तर प्रदेश पर आ टिकी है। ओवैसी की ये सियासी नजर किसकी डगर डीरेल करेगी, इस रिपोर्ट से समझिए आप। आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। बिहार में मजलिस को रोक देंगे, मगर मजलिस वहां पर कामयाब हो गई। मुंबई में गए, वहां पर अखिलेश यादव का खर्चा उतारना था। नागपुर में मजलिस के 6 कारपोरेटर जीतकर मोहन भगवत को बताए, देखो हरा झंडा। करीमनगर में असदुद्दीन ओवैसी की ये हुंकार बदलती मुस्लिम राजनीति का प्रमाण है। तेलंगाना निकाय चुनाव प्रचार से ओवैसी ने 2 संदेश साफ साफ दिए हैं। पहला, AIMIM हैदराबाद से निकलकर तेलंगाना में बड़ी सियासी ताकत बनने की तैयारी में है। और दूसरा, ओवैसी देश भर में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी सियासी आवाज बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। निजामाबाद में हिमंता को निशाने पर लेने के बाद करीमनगर में ओवैसी ने एक साथ बीजेपी और RSS को टारगेट किया। दावा किया कि बीजेपी और संघ परिवार उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन ओवैसी को ये मोहब्बत कबूल नहीं है। बीजेपी और RSS के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया, कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। ओवैसी ने समर्थकों के सामने चुनावी माहौल में खुद ही लव हेट वाली स्टोरी पेश की। बीजेपी को ओवैसी की प्यार नफरत वाली ये तकरीरें पसंद नहीं आई और जवाब में हैदराबादी भाईजान पर लैला मजनू वाला तंज कस दिया। ओवैसी साहब, हमें आपसे क्यों मोहब्बत होने लगी, लेकिन आपका एक बात तय है, आपको तो मोहब्बत सिर्फ एक ही चीज से है। हाय दिल धड़कता है इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए। अरे कभी देश से भी मोहब्बत कर लो। देश में तो घुसने से मना कर रहे थे 1948 में, और आप तो ऐसी लैला हो जिसका कोई मजनू ही नहीं है और बात मोहब्बत की करते हैं। गजब। ओवैसी और बीजेपी की ये सियासी तकरार सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में ये गूंज यूपी की सियासी फिजा में सुनाई देगी, जिसके संकेत खुद असदुद्दीन ओवैसी दे चुके हैं, जो बीजेपी से ज्यादा बीजेपी के विरोधियों को परेशान कर सकती है। एक कोर्ट का इस्तेमाल करो, जवाब दो गद्दारों को, पतन के निशान पर मोहर लगाओ, जवाब दो जालिमों को जो हम पर तनकीद करते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं। यूपी में 20% के करीब मुसलमान हैं। पिछले 2 चुनावों से वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। अखिलेश यादव के साथ ही मायावती भी मुस्लिम वोटों की दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से पहले मुसलमान बहन जी को वोट देते रहे। उससे पहले के दौर में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलते थे। यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 19% है। पश्चिम यूपी की बात करें तो यहाँ 26% मुसलमान है। यूपी के 19% मुस्लिम आबादी वाले वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। अगर ओवैसी अपने मकसद में कामयाब रहे तो अखिलेश का पीढ़ ये गणित कमजोर पड़ सकता है।
करीमनगर में ही ओवैसी ने अखिलेश को बिहार चुनाव की याद दिलाकर चेतावनी भी दे दी है। ये मजलिस के मुखालिफिन बड़े परेशान हैं कि बिहार में समझे थे कि बिहार में मजलिस को रोक देंगे, मगर मजलिस वहां पर कामयाब हो गई। अखिलेश यादव अपने 5-5, 6-6 MP को भी जाओ जाके सीमांचल में मजलिस की कामयाबी को रोको। जितना झूठ इल्जामात लगा सकते थे लगाए, मगर नतीजा क्या निकला? 0 निकला। मजलिस कामयाब हो गई। यूपी में 14 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। इन जिलों में ओवैसी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तब 95 सीटों पर लड़ने वाली AIMIM को महज 0.5% वोट मिले। इनमें 24 सीटों पर 5000 से लेकर 36,000 के बीच वोट मिले थे। 71 सीटों पर 5000 से कम वोट थे, लेकिन ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। हालांकि बीते 4 सालों में ओवैसी का सियासी कद बढ़ गया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र में AIMIM ने अपनी ताकत में इजाफा किया है, जिसका असर यूपी में पड़ सकता है। और अगर ओवैसी जैसे कह रहे हैं कि हम 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को होगा। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। वो अकेले दम पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये आगे देखने की बात होगी। ओवैसी बीजेपी और बीजेपी विरोधियों को एक सुर में निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि ये सियासी स्थिति बीजेपी के बजाय उसके विरोधियों के लिए ज्यादा मुश्किल साबित हो सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।